हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें ये हिंदी का एक पेपर सेट जिसका कोड आप स्क्रीन पे देख सकते हो 8 से 1 डीसी। ठीक है? इससे पहले हमने 2 कोडों को यानी डीए और डीबी वाला सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग डीसी वाला ये पेपर सेट सॉल्व करेंगे। इसी तरह कर 2023 के जो सातों सेटों के पेपर सेट थे ना, सातों सेटों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और हिंदी ही नहीं, हम लोग इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी सातों सातों सेट का 2023 में जो आए थे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो आप चैनल पे अंत तक चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बस एक महीने, आज चूंकि 22 जनवरी है, 22 जनवरी से 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। बस इस बीच आप तैयारी कर लो, हिंदी का ही नहीं हर सब्जेक्ट का तैयारी कराऊंगा। और पहले ही दिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप 70 में 70 मार्क कर आओगे हिंदी में। तो ठीक है, आ, क्योंकि आप जानते हो यार, आप 2023 के सातों सेटों को सॉल्व कर लोगे। उसके अलावा मैं कम से कम 7 से 8 मॉडल पेपर अपनी तरफ से बना रहा हूं। ठीक है, वो सॉल्व कर लोगे तो आराम से आपके 70 में 70 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे जुड़ जाओ अगर अभी तक नहीं जुड़े हो, नए स्टूडेंट हो तो। ठीक है, बाकी पुराने स्टूडेंट तो जानते ही हैं मुझे अच्छे से। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पेपर सेट को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, और देखो ये जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना 2023 वाले सातों सातों सेट के, उनका हिंदी का हो गया, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, जानते हो कि इसकी पीडीएफ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। पेपर की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पीडीएफ में सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है। हमारी ऐप है एक, आप स्क्रीन पे ऐप देख सकते हो, यूपीएमएसपी स्टडी कर हमारी ये ऐप है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, भले ही आप बैच मत लो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री में भी आपको मिल जाएंगी। तो इसी ऐप पे हमने लॉन्च किया था लक्ष्य बैच, जिसकी प्राइस हमने शुरू में रखा था 299 रुपए, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे, ठीक है, और चूंकि अभी 22 आपकी जनवरी है, अभी 30 दिन एग्जैक्ट बाद 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो एक महीने एग्जाम भी है और अभी आपका 26 जनवरी भी आ रहा है भाई। तो बहुत सारा मतलब डिमांड है। तो एक तरह से इसको सभी चीज़ों का ऑफर भी समझ जाओ। 299 रुपए का जो ये बैच था, इसको मात्र मैंने 99 रुपए का कर दिया है। अब क्या चाहिए, 99 रुपए में आपको आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के अलावा जो बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन पीडीएफ में भी आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल वीडियो में तो आपको देखने में टाइम लगेगा, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साइड में हर एक पेपर सेट का टेस्ट भी मिलेगा। तो इतनी चीजें मात्र 99 रुपए में हमारी ऐप पे मिल जाएगा। तो आप ऐप पे जाकर वहां पे डायरेक्ट मतलब बाई कर सकते हो, या वहां पे बाई करने में, खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पे क्यूआर कोड भी दिया गया है। ठीक है, और कोर्स में जाओगे लक्ष्य बैच में, ठीक है, क्लास 10th में, तो आपको मिल जाएगा वहीं पे क्यूआर कोड। उस पे पेमेंट कर और वहीं पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। आप नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हुआ बैच के बारे में। बाकी अभी इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे ये मिलेगा नोट्स, कितना अच्छे से अभी इसमें मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, इसी पेपर सेट का डीसी वाले का आप देखना। ठीक, तो चलो इस पेपर सेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत हुआ लक्ष्य बैच के बारे में। यहाँ इसको ऑफ करता हूं मैं। ठीक है, ये चलो ओके, चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये पेपर सेट आप लोग देख सकते हो। ये कौन सा है, 8 से 1 डीसी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये 2023 हिंदी का पेपर है। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ देखो आप, ये नीचे खंड अ के अंतर्गत जो आपके 20 बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया है। भाई शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया। इसमें से बी वाला बिल्कुल आपका एग्जैक्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। भाई सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, जैनेन्द्र है, यशपाल है, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। सही ऑप्शन आपका प्रेमचंद। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है भाई, तो वो है हम लोग के प्रेमचंद जी। ठीक है, दूसरे का हम लोग का जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो भाई अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन के सामने शो कर देता हूं। अगला थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन है
इस शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है हमें बता रहा है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद तो है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आपको संकोच होगा लेकिन ये भी है, हरिकृष्ण प्रेमी है, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। ये आप ऐसे ही नाम से जानते हो कि ये भारतेंदु के लेखक हैं, ठीक है। तो जो नहीं है वो छांटना था, तो ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो ये हम लोग के 3 क्वेश्चन हुए। अगले इधर चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा तड़कता भड़कता ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये 2 आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं जिनके जो लेखक है वो हरिवंश राय बच्चन है, काफी फेमस है, हर साल आती हैं, तो इसको आप लोग याद रखना। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये 2 आपकी आत्मकथा विधा की रचना है, जिसको किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी ने, ठीक। चलो भाई, अगला 5 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। यात्रा साहित्यकार कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संकीर्त्यायन। राहुल संकीर्त्यायन का नाम सुनते ही आपको ट्रिक लगा देना है, क्योंकि राहुल संकीर्त्यायन एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य विधा के लेखक हैं, ठीक है। चलो भाई, अगला आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। हमें रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि का नाम बताना है प्रश्न संख्या 6 के लिए, ठीक है। देव, आप ऑप्शन देख सकते हो, देव है, घनानंद है, भूषण या फिर बिहारी। सही ऑप्शन आपका भूषण हो जाएगा, क्लियर। भूषण जी रीतिकाल के एक प्रसिद्ध वीर रस के कवि माने जाते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप लोग देख सकते हो कि रामचंद्रिका के रचनाकार है। रामचंद्रिका के रचनाकार का इसमें हमें नाम बताना है भाई। बिहारी है, केशवदास है, भूषण या फिर मतीराम। सही ऑप्शन आपका ये बी वाला हो जाएगा, केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास की एक काफी प्रसिद्ध रचना है, ठीक। उसके बाद अगला प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है भाई? जयशंकर प्रसाद जी की, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ये देख सकते हो, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध है, क्लियर है भाई। इसके लिए हम लोग का ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 9 क्या है भाई? प्रश्न संख्या 9 है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है भाई? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। इसका ए वाला ही ऑप्शन सही है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? हमें बताना है कि प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप ऐसे ही मतलब नाम से ही पता लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाई ये भारतेंदु युग के हैं, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। चलो, तो युग का नहीं है या नहीं बताना था, तो ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये जो शुरू के 10 क्वेश्चन थे ना, ये आपके हिंदी के गद्य पद्य के प्रमुख लेखकों और कवियों से संबंधित प्रश्न होंगे, और आगे के अब 11 से 20 तक यानी आगे के जो 10 प्रश्न होंगे वो एक तरह से समझ जाओ कि आपके हिंदी के व्याकरण से संबंधित होंगे, ठीक है। तो चलो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या है? क्वेश्चन नंबर कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। हमें हास्य रस का यहाँ पे अस्थाई भाव बताना है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव आप लोग याद रखना, वो क्या होता है? हास्य होता है। और एक आपका करुण रस, 2 रस आते हैं आपके एग्जाम में, हास्य रस और करुण रस। इसके अलावा और कोई रस नहीं आता है। रस तो कई प्रकार हैं रस के, ठीक है, लेकिन हास्य रस और करुण रस आप लोग के सिलेबस के अनुसार एग्जाम में आता है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव याद रखना, हास आता है मतलब होता है, और करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, करुणा यानी शोक होता है, ठीक है। 2023 के जो 7 में से 6 पेपर सेट थे ना, उसमें 3 पेपर सेट में यही प्रश्न पूछा गया था कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, और 3 पेपर सेट में ये पूछा गया था कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, और एक पेपर सेट में ना एक पंक्ति दे दी थी, उसमें पहचाना था कि कौन सा मतलब इसमें रस है, ठीक है। तो इसलिए ये हास्य रस का स्थायी भाव या करुण रस का स्थायी भाव काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना, क्लियर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मनहु मानो, मनहु मानो, जनु जानो, आदि, ठीक है। आदि क्या है? आदि आगे देखो यहाँ पे लिखा गया है कि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। तो देखो ये जो ये वाचक शब्द है ना, मनहु मानो, जनहु जानो, ये आपके
उत्प्रेक्षा अलंकार में, जी हाँ मेरे दोस्त, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगला हम लोग 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्वेश्चन है कि लिखत लोहित लेख, और देखो यहाँ कामा है, डूब गया दिनमणि आहा, और यहाँ पे ये एक लाइन खींची गई है, नहीं एक पंक्ति समाप्त, ये दूसरी पंक्ति स्टार्ट। ये क्या है कि व्योम सिंधु सखी देख और कामा, और तारक बुदबुद दे रहा। अब देखो यहाँ पे इसमें हमें क्या बताने की, उपयुक्त पंक्ति में छंद है। अब छंद छंद आप लोग के एग्जाम में केवल दो आएगा, कि तो रोला की तो सोठा। तो यहाँ पे ये दोहा का तो कोई मतलब नहीं है, पर भाई ये दो ऑप्शन तो इसी तरह के। अब इस रोला और सोठा में से कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, ये कामा है ना, कामा हो गया तो 1, कामा के बाद ये 2, और फिर ये पंक्ति समाप्त। दूसरी पंक्ति में ये देखो ये एक लाइन है, फिर यहाँ पे कामा, और फिर ये कामा के बाद एक यहाँ मतलब लिखा गया है कुछ। ये कितने 4 चरण कुल हैं। तो 4 चरण से आप पहचान जाओगे कि यहाँ पे सोठा हो गया, क्योंकि सोठा में 4 चरण होते हैं, रोला में चूंकि 8 होते हैं, और रोला 8 पंक्तियों वाला मतलब होता है। ठीक है, तो ये इससे आप पहचान जाओगे। बाकी यहाँ पे आप मात्रा भी गिन सकते हो, क्योंकि मात्राएं भी गिन कर आप पता लगा सकते हो। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, इसमें आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ओके, उपदेश तो बना है ऊपर, देखो ये ऊपर नहीं बना है, उपवन बना है, उपनाम बना है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो नहीं बना है वो हमें छांटना था। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, चूंकि ये आपके नए सिलेबस के अनुसार ना ये हट गया है, तो इसलिए इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रत्यय है और प्रत्यय आपके नए सिलेबस के अनुसार हटा दिया गया है। केवल उपसर्ग से प्रश्न पूछेगा, प्रत्यय अब नहीं पूछेगा। ठीक, अब देखो अगला यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 आप लोग देख सकते हो कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। भाई त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। ठीक है, हमें बताना है त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो भाई यहाँ पे संख्याबोधक शब्द है त्रिवेणी, तो सिंपल इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलो, और ये द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें बीच में हाइफन आता है, जैसे माता पिता, समास विग्रह करने पे जिसके बीच में और अथवा या आता है। ठीक, चलो अगला 17 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखो जो नहीं है वो हमें बताना है। भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता, देवनदी। तो देखो यहाँ पे कालिंदी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? कालिंदी कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, यमुना को ही कालिंदी बोला जाता है। ठीक है, आपने वो सूरदास जी वाला मतलब आपने एक वो पढ़ा होगा अपने जो पद्य वाला पार्ट है उसमें, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ये पढ़ा होगा। और लास्ट में पढ़ा होगा कि मतलब अगर मैं, जिसका अर्थ है कि अगर मैं पक्षी जोनी में जन्म लूं तो उसी कालिंदी कुल कदम की डार, मतलब उसी जमुना नदी के किनारे स्थित कदम के डाली पे निवास करूं। ठीक है, तो कालिंदी कुल कदम की डार, कालिंदी में यहाँ यमुना नदी से मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब यमुना है। तो जो नहीं है गंगा का पर्यायवाची तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये यमुना का पर्यायवाची हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो चलो ये बी वाला नहीं है। तो ये 17 प्रश्न हो गया। अब चलो हम 18 और 19 और 20 देखो। अब देखो ये 18 और 19 और 20 नंबर वाले प्रश्न है। जैसे 18 नंबर वाले ये संधि से रिलेटेड प्रश्न है। संधि हिंदी में हट चुका है, नहीं पूछेगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, इससे रिलेटेड ये जो फल, ये शब्द रूप है ना, ये देख सकते हो स्क्रीन पे, ये जो शब्द रूप है, जैसे फल का, मधु का, लता का सब आया करता था, ये भी अब आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा। और इधर एक आपका है, यहाँ पे देखो धातु रूप, यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 20 आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये धातु रूप, ये भी नहीं आएगा। कहोगे कि इसके जगह पे क्या आएगा, तो इसके जगह पे 3 नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, वाक्य का स्वरूप, और उसके अलावा वाच्य परिवर्तन वाला, और विकारी और अविकारी शब्दों वाला। ठीक, ये 3 नए प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखो शब्द रूप नहीं पूछा जाएगा, हालांकि आपके एग्जाम में जो सर्वनाम शब्द रूप है ना वो पूछा जाएगा, केवल तद और इसमत का। ठीक है, वो पूछा जाएगा, तो उसको आप लोग याद रखना। चलो भाई, तो एक तरह से ये 20 एमसीक्यू हम लोग के हो गए। अब चलो हम लोग खंड ब के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये वर्णनात्मक प्रश्न है खंड ब के अंतर्गत, जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी बोल सकते हो, जिनका आंसर आपको अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, वो तो ओएमआर बेस्ड प्रश्न थे, ओएमआर पे उनका उत्तर देना होगा, लेकिन इसमें आपको अच्छे से कॉपी पे लिखना होगा। तो देखो इसमें पहला प्रश्न आपका गद्यांश वाला रहेगा, 2 गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से एक को करना होगा। तो देखो ये पहला, यहाँ पे देखो ये गद्यांश दिया गया है कि विश्वास पात्र मित्र। देखो यहाँ पे मित्र की बात आ गई, तो पहले चैप्टर यानी मित्रता से यहाँ से पहचान सकते हो कि ये आपका जो मित्रता वाला चैप्टर है उसी से ये लिया गया है, बिल्कुल उसी से लिया गया है। देखो क्या है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया।
विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इसी तरह ये पूरा दिया गया है, आप पढ़ते रहना। बाकी यहाँ से पहचान गए तो इसका आप आसानी से संदर्भ लिख सकते हो। यहाँ पे देखो प्रश्न 3 थे, इससे प्रश्न पूछा जाता है। देखो यहाँ पे जैसा कि पूछा गया है, पहला आपका गद्यांश का संदर्भ, उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या और एक नॉर्मल सा यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलो 1 मिनट। ओके यार, चलो तो देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो 3 से प्रश्न पूछता है गद्यांश से रिलेटेड, जिसमें आपका एक संदर्भ पूछता है, और सेकंड में आपका रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, और थर्ड एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछता है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का आपको 2-2 मार्क मिलता है। तो इस प्रश्न को पढ़कर इस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना होता है। तो गद्यांश का संदर्भ आसानी से लिख दोगे, क्योंकि हमने पहचान लिया कि ये मित्रता वाले चैप्टर से है। तो मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देखो इसका लिखा भी गया है, यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट में, यहाँ पे अच्छे से आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमने अच्छे से देखो ये ऑब्जेक्टिव का ऐसे ही सॉल्यूशन आपको लक्ष्य बैच अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें ऐसे ही आपको बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन ये पीडीएफ में मिलेगा। ध्यान देना, पीडीएफ रहेगा आपके पास ना, तो जैसे 22 को आपको एग्जाम है, 22 फरवरी को, तो आप 21 फरवरी को आप चाहोगे तो सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पूरा पूरा ये डीसी वाला पेपर सेट है, ये ऑब्जेक्टिव का पूरा पूरा ये सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, आंसर शीट दिया गया है, और उसके बाद देखो ये खंड ख के अंतर्गत, ठीक है, आपके जो मतलब वर्णनात्मक प्रश्न है उनका आंसर ये दिया गया है। ठीक, देखो जैसे आपका यहाँ पे संदर्भ है, पहला आपका गद्यांश जो है उसका संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और जो वहाँ पे रेखांकित अंश था, उस रेखांकित अंश की व्याख्या देखो यहाँ पे डिटेल में की गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, अर्थात एक विश्वास पात्र मित्र हमारे साथ हमेशा हमारी ढाल की तरह बना रहता है। ठीक है, इसी तरह देखो आगे क्या लिखा गया कि लेखक कहते हैं कि मानो जिसको ऐसा मित्र मिल जाए उसे खजाना मिल गया। आगे देखो आगे लिखा गया है कि ऐसा मित्र एक औषधि के समान होता है, अर्थात जिस प्रकार औषधि हमारे दुखों को दूर करती है, उसी प्रकार एक विश्वास पात्र मित्र हमारे दुखों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। तो देख रहे हो कितना अच्छे से लिखा गया है। कोई भी इसको पढ़ेगा, कोई भी टीचर, तो आपको 2 मार्क देने से तो नहीं रुकने वाला है। ठीक है, और एक ये थर्ड वाला प्रश्न जो पूछा गया था, तो उसका उत्तर देखो यहाँ पे लिखा गया है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि से की है, क्योंकि जिस प्रकार एक औषधि हमारे दुखों को दूर करती है, उसी प्रकार एक मित्र हमारे दुखों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। तो देख रहे हो, इस प्रकार आप लिख दोगे तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। क्लियर है, तो इसी प्रकार आपको उत्तर लिखना है। तो ये सारा का सारा आपको इसी तरह अच्छे से डिटेल्ड में पीडीएफ आपको हिंदी के साथ साथ आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से इसी तरह पीडीएफ का सॉल्यूशन अच्छे से पीडीएफ में आपको लक्ष्य बैच में मिलेगा। तो आप लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन कर लें यार। ठीक है, लक्ष्य बैच की देखो जो आपकी 299 रुपए प्राइस थी ना, अब जो प्राइस है उसको मात्र 99 रुपए कर दिया गया है। 299 रुपए से मात्र 99 रुपए। मात्र इस 1 महीने पढ़कर इस बैच से आप लोग आसानी से 80 से 90% ला सकते हो। तो आप ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप यूपीएमएसपी स्टडी पे। ठीक है, चलो ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखो इसमें एक अथवा भी देता है आपको, अगर आपको मान लो ये नहीं आ रहा है, जैसे ये गद्यांश आपको दिया था ये वाला नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ पे अथवा कर भी दिया है। देखो यहाँ पे अथवा कर यहाँ पे एक नीचे गद्यांश दिया है, ये देख सकते हो अथवा कर ये गद्यांश एक दिया है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। और देखो यहाँ से ये देखो यहाँ से और यहाँ तक रेखांकित अंश भी ये नीचे किया गया है। मैं इरेज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो रेखांकित अंश किया गया है। तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना होगा और इसका संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि यह किस चैप्टर से है। तो देखो यहाँ पे संस्कृति और सामूहिक चेतना यानी संस्कृति की बात की जा रही है। आपका एक चैप्टर है गद्य पाठ में भारतीय संस्कृति, उसी से ये गद्यांश लिया गया है जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सिंपल अब इसका संदर्भ आप लिख दोगे और व्याख्या ये करते रहना है आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी इसका व्याख्या इस पीडीएफ में लिखा हुआ डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो तो आप ये इसकी व्याख्या देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। और देखो लक्ष्य बैच वाले मैं बताना भूल गया आपको ना, यहाँ टेस्ट भी मैं ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, आप टेस्ट भी जाकर लक्ष्य बैच में आप टेस्ट वाले सेक्शन में इस डीसी वाले का आप दे देना, मैंने लाइव कर दिया है। ठीक है, तो आप जाकर जरूर टेस्ट देना।
चलो भाई, तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड ये 3 टे प्रश्न पूछा है, तो आप इसका उत्तर देते रहना। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ, अगला प्रश्न सॉल्व करता हूँ। अब देखो, सेकंड जो प्रश्न रहेगा वो पद्यांश संबंधित रहेगा, ठीक है। इसमें आपका जैसे 2 गद्यांश दिया था, यहाँ भी 2 पद्यांश दिया रहेगा, जिसमें से एक आपको करना होगा, ठीक। चलो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे ये पद्यांश दिया है कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव मेरे मन 10, मतलब हम लोग के मन 10-20 नहीं है, यहाँ गोपियां कहती हैं। एक हुतौ सो गयो श्याम संग, एक ही है, क्या है, एक ही है, और वो भी श्याम के साथ चला गया है, यानी श्री कृष्ण के साथ चला गया है, ये गोपियां कह रही हैं, ठीक है। जब उद्धव जी उनको समझाते हैं, आते हैं, ठीक है, निराकार ब्रह्म की आराधना करने को बोलते हैं। तो चलो अब देखो यहाँ पे ये तो यहाँ से पहचान गए ये किस चैप्टर से आपका, ये सूरदास जी द्वारा लिखित आपका चैप्टर है, ठीक है। सूरदास जी द्वारा लिखित आपका फर्स्ट ही चैप्टर है शायद, पद, ठीक है, उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो अब आसानी से इसका आप संदर्भ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप लिखते रहना इसका संदर्भ। देखो यहाँ पे इसका संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या में पूछा जा रहा है, और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंद्र शिथिल भई केशव बिनु जो देहि बिनु शीश, यानी इंद्री शिथिल भई, यानी जो इंद्रियां हैं हमारी वो शिथिल हो गई है केशव के बिना, जैसे कि जो देह के बिना हम लोग का सिर, मतलब सिर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पंक्ति में हमें अलंकार पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका भी आंसर एकदम देखो अच्छे से यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम लोग का पद्यांश है ना, रुक जाओ, ये थर्ड वाला का उत्तर आ गया, ये सेकंड वाले का, ये 1 मिनट, यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे है, देखो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का उत्तर देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले ये संदर्भ लिखा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके, और इसमें संदर्भ लिखते समय इसमें रचयिता शब्द यूज किया जाता है, न कि लेखक। तो जिसके रचयिता सूरदास है, ऐसे आप संदर्भ लिख दोगे। और देखो जो वहाँ पे रेखांकित अंश था उसका अच्छे से यहाँ पे देखो व्याख्या किया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास जी बताते हैं कि जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं, तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास एक मन है, था नहीं है, ठीक है। और अच्छा था, ठीक है, था लिखना, क्योंकि वो श्याम के पास चला गया है, तो एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें। देख रहे हो कितना अच्छे से ये डिटेल में मतलब लिखा गया है। इस तरह से लिखते हो तो कोई भी टीचर पढ़ेगा ना, दिल से एकदम मतलब प्रसन्न हो जाएगा आप पे, और आपको अच्छा मार्क, मतलब बहुत ही अच्छा मार्क देगा, ठीक है। चलो, तो ये सेकेंड हो गया। उसके बाद थर्ड यहाँ पे था कि इंद्र शिथिल भाई केशव बिना, इसमें हमें अलंकार पूछा जा रहा है, तो इसमें उपमा अलंकार है। तो ये डिटेल में देखो लिखा हुआ है भाई। चलो इसी तरह ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला यहाँ पे पद्यांश हम लोग देख लेते हैं क्या है, जो उसमें अथवा वाला है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, यहाँ देखो अथवा वाला, ओके, अथवा वाला ये भी काफी है, काफी अच्छा है। देखो ये विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ये देखो ये जो पंक्तियां है ना, ये आपका स्वदेश प्रेम, आपका जो चैप्टर है स्वदेश प्रेम, जिसको लिखा है किसने, स्वदेश प्रेम, जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, उससे ये ली गई है, ठीक है। तो आप ऊपर वाले को करो या नीचे वाले करो, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आसान लग रहा है आप करना, ठीक है। तो देखो अब इससे भी रिलेटेड यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा गया, तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे इसमें उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, मैं लेखक और कवि का नाम बता, मतलब वही कवि कहें या लेखक कहें, ठीक है। हालांकि इसमें आप लिखते समय रचयिता शब्द का यूज करना, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है भाई, तो इसके लेखक हैं स्वदेश प्रेम के लेखक कौन है, तो माफ करना यार, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी। थोड़ा हो जाता है ये, अभी किसी का फोन आने लगा ना, तो उसमें दिमाग बिजी हो गया। जो कैमरा यूज कर रहा हूँ वो मोबाइल का ही कैमरा यूज कर रहा हूँ, तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी, माफ करना। चलो, तो यहाँ आसानी से मैंने आपका बता दिया कवि का नाम और चैप्टर का नाम, तो आप संदर्भ लिख लोगे। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर भी लिख लोगे पद्यांश से, और यहाँ पे रेखांकित अंश में हमें अलंकार पूछा जा रहा है, तो आप अलंकार भी बता दोगे। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे देखो डिटेल में सारी चीजें लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी है। ठीक है, यहाँ पे विश्वत सेकंड जो प्रश्न था उसमें उसका उत्तर की विश्वत रेखा यानी वही भूमध्य रेखा का वासी अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है, तो हाफ हाफ कर व्यतीत करता है। ठीक है, और रेखांक का अंश अनुराग अलौकिक में हमें और हिम में तम में हमें अलंकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ त आ रहा है, यानी बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सिंपल। चलो भाई, तो क्लियर यहाँ पे सारी चीजें। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड देखते हैं। सेकंड हो गया, हम लोग थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। अब देखो जो थर्ड वाला प्रश्न रहेगा ना, वो आपका हिंदी में पीछे जो संस्कृत वाला पार्ट है उससे आपका 2 गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और साथ में हिंदी अनुवाद करना रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो थर्ड वाला है और जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा, तो यहाँ देखो यहाँ पहला जो ये गद्यांश है ना, ये वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, यानी ये आप समझ गए कि वाराणसी आ गया, तो ये वाराणसी वाले आपके चैप्टर से है। ठीक है, और ये खूब आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसको आप देखो 2 चैप्टर, वाराणसी वाला और ये भारतीय संस्कृति वाला, और उसके अलावा प्रबुद्धो ग्रामीण वाला, और एक और है मतलब ये 3 चैप्टर, और एक आपका हाँ प्रबुद्धो ग्रामीण वाला, हाँ यही केवल वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीण और भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टर आपके हैं संस्कृत वाले में, उनसे यहाँ भर भर कर गद्यांश पूछा जाता है, तो तीनों को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। तो ये देखो ये वाराणसी वाले से है, जो क्योंकि यहाँ वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी पहले ही आप समझ गए, और अथवा में जो कर दिया है, ये देखो मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति की यहाँ पे बात कर रहा है, तो संस्कृत में भी एक चैप्टर है, हिंदी गद्य वाला नहीं, भारतीय संस्कृति वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वाला है ही गद्य में, हिंदी वाली जो पीछे संस्कृत परिचायिका जिसको बोलते हो, उसमें भी एक पार्ट है भारतीय संस्कृति ही नाम से, उसमें का ये है। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, और साथ में आपका हिंदी अनुवाद करना है। इसमें संदर्भ लिखते समय आपको लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है, साधारण तरीके से लिखना होता है। जैसे वाराणसी है तो इसका लिखोगे वाराणसी वाले चैप्टर से, तो इसका लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत खंड या संस्कृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से ली गई हैं, बस, या वाराणसी पाठ से उद्धृत है, बस संदर्भ हो गया। और इसका हिंदी अनुवाद आप कर जो भी इसका अर्थ है, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर लिख दो, आपका 5 मार्क मिल जाएगा। तो इसको करो ऊपर वाले को या नीचे वाले करो, आपका मन। ठीक है, चलो तो इसको आप करते रहना, मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला प्रश्न 4th नंबर आ जाते हैं। देखो 4th नंबर वाला प्रश्न आपका ये पद्यांश से है, मतलब उसी में आपका जो संस्कृत वाले पाठ है ना, उन्हीं के बीच बीच में श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, तो उनसे 2 श्लोक यहाँ पे रहेगा, इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। जैसे देखो ये आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता, ओके, अब ये आपका ना अमुख अस्पष्ट वक्ता च यो जनाति स पंडिता, ये आपका ना जो प्रबुद्धो ग्रामीण वाला चैप्टर है उससे ये लिया गया है। और उसके अलावा यहाँ अथवा कर देखो ये आपका है मान हित्वा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती, काम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ठीक है, मान हित्वा प्रियो भवति यानी मनुष्य मान यानी अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्रोधम यानी क्रोध को छोड़कर कोई शोक नहीं करता एक तरह से, काम हित्व अर्थवान भवति और काम यानी इच्छा को कामना को छोड़कर वो धनी हो जाता है, लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है, ये इसका अर्थ है। यह आपका ना जो जीवन सूत्राणी वाला आई थिंक चैप्टर है ना, उससे ये लिया गया है। ठीक है, और ये आपका तो प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। तो देखो इनका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे देखो इनका संदर्भ कैसे लिखा गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये 3rd वाले के बाद ये 4th वाला प्रश्न हम लोग का था ना, देखो 4th वाला जो वाराणसी फोर्थ वाला, सॉरी वो तो 3rd वाला था, 4th वाले में जो पहला था उसमें आपका संस्कृत खंड के वाराणसी प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। हाँ, प्रबुद्धो ग्रामीण हम लोग पद्यांश देख रहे हैं ना, तो पद्यांश हम लोग का प्रबुद्धो ग्रामीण से आप दो दुर्गामी च वाला है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा गया है कि प्रस्तुत संस्कृत, इसको आप पद्यांश बोल दोगे। ठीक है, क्योंकि ये पद्यांश है। ठीक है, तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है, ऐसे लिख दोगे सिंपल तरीके से, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और हिंदी अनुवाद इसका कर दोगे, ये देखो, तो आपको इसका 3 मार्क यानी 5 मार्क आपको मिल जाएगा। या इसका अथवा वाला कर दो। ठीक है, जो जीवन सूत्राणी से लिया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है, या फिर यहाँ पे उद्धृत की जगह पे लिया गया है, ये भी लिख सकते हो। और हिंदी अनुवाद कर दो। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है आपको, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो आपका मन जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर दो। और देखो यहाँ पे ये तो पद्यांश वाला था, गद्यांश वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यार 1 मिनट, यहाँ देखो
ये जैसे ये गद्यांश वाला आप लोग देख सकते हो, इधर आ जाता हूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट का अथवा वाला, ओके ये सेकंड हो गया, सॉरी थर्ड वाला कहाँ गया है भाई, ये देखो थर्ड वाला यहाँ पे है। जैसे ये आपका देखो, जैसे थर्ड का उसमें अथवा वाला था, भारतीय संस्कृति वाला, उसका देखो यहाँ पे ये संदर्भ लिखा गया कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, इसमें आप गद्यांश लिखोगे। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, या वाराणसी वाला भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, केवल यहाँ वाराणसी लगा दोगे, सिंपल। ठीक है, तो आपको ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश समझ में आ गया। अब चलो आगे हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, चौथे के बाद यहाँ पे देखो पांचवा प्रश्न आपका खंडकाव्य से संबंधित रहेगा। तो खंडकाव्य आप अपने जिले से संबंधित याद कर लेना, क्योंकि देखो हर एक जिले का अलग अलग खंडकाव्य होता है। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हर एक जिले का कई सारा खंडकाव्य दिया रहेगा, हर एक जिले से संबंधित यहाँ खंडकाव्य दिया रहेगा। तो आप अपने जिले से संबंधित खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में मेवाड़ मुकुट आता है, तो देखो यहाँ पे मेवाड़ मुकुट है और यहाँ पे दो प्रश्न पूछा है, एक और दो, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। ठीक है, मेवाड़ मुकुट के खंडकाव्य के नायक महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस प्रश्न का आप उत्तर दो, या जो ये नीचे वाला आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के पंचम सर्ग की कथा व संक्षेप में लिखिए, तो इसका उत्तर दोनों में से कोई एक ही देना है। ठीक है, तो आप देते रहना जो आपके मतलब जिले में आता है। आपके जिले में मुक्ति दूत आता है, तो यहाँ मुक्ति दूत से रिलेटेड दो प्रश्न है, तो इनमें से किसी एक का आप उत्तर देते रहना। ठीक, सारा यहाँ पे खंडकाव्य हर एक जिले का आपको मिल जाएगा। चलो, तो इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूँ, अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या जो 6 है, ठीक है, इसमें दो प्रश्न रहेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 6 में क और ख कर दो प्रश्न रहेंगे, जिसमें से क वाले में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय से संबंधित होगा और ख वाले में कवियों से। तो लेखक में मैं बार बार बोलते आ रहा हूं आपसे कि आप लोग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का, तीन का आप लोग ये याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, और देखो अभी मैं दिखा दूंगा कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है अभी साइड में। और ये देखो ख में आप लोग का कवियों के जीवन परिचय में आप लोग सूरदास जी का और गोस्वामी तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का, तीन का याद कर लेना, किसी एक और का याद कर लेना, चार का आपके एग्जाम में ये भी फंस जाएगा। ये आपका 6 का क ख ऐसा प्रश्न होता है जिसका 5-5 आपको 10 मार्क मिलता है। क्लियर है? चलो भाई 1 मिनट। उसके बाद देखो ये जो 7वां प्रश्न होगा एक श्लोक संबंधित होगा, आपको एक अपने बुक से याद किया वो श्लोक लिखना पड़ेगा, जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। ठीक, अब देखो कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, थोड़ा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क का उत्तर मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पे जीवन परिचय आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जीवन परिचय लिखते समय आपको ना सबसे पहले जैसे देखो आप स्क्रीन पे ऐसे लेखक का संक्षिप्त परिचय आपको ऐसे ये मतलब बॉक्स टाइप का, ठीक है, ये बनाकर इसमें आप जन्म स्थान, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी आपको मालूम है, मृत्यु, यहाँ पे संक्षिप्त में थोड़ा इनका लिख देना। उसके बाद यहाँ पे जैसे इनका जीवन परिचय आप याद किए हो, आप ऐसे मतलब लिख देना और लिखकर, और अंत में यहाँ पे इनकी एक प्रमुख का रचना का नाम, जैसे चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है, ऐसे लिख देना। इसका आपको पूरा का पूरा 5 मार्क मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ देखो ख में आपका ये महादेवी वर्मा का लिखा गया है, देखो यहाँ पे कैसे अच्छे से ये डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, तो आप लिखते रहना। चलो भाई, तो ये हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 6 हो गया और 7 भी हो गया, क्योंकि 7 में आपको एक श्लोक लिखना था, तो श्लोक आप लिखते रहना। ठीक है, देखो उसके बाद 8वां प्रश्न देखो आपके ये पूछा गया था 2023 में, यहाँ कुछ प्रश्न ये देखो, ये 2023 में आपको इसका 4 मार्क मिलता था, लेकिन अब 4 मार्क नहीं मिलेगा, 1 + 1 बराबर 2 मार्क मिलेगा। 4 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा। जैसे कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो भाई वाराणसी मंगलम भवति आप लिख दो। पुराज केन सह युद्धम अकरोत, तो पुराज किसके साथ युद्ध किया भाई, अब इसका उत्तर जानते हो तो लिख दो, नहीं जानते हो तो मान लो आप छोड़ दो। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम कहाँ संभव भाई, अब जानते हो उत्तर तो लिख दो, नहीं जानते हो तो अगले प्रश्न पे चलो, तो मान लो लिख दो इसको कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तो 2 प्रश्न का उत्तर हो गया, बस आपका काम हो गया, सिंपल। ठीक है, तो इसका आप लिख देना। बाकी देखो यहाँ पे ये जो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या, अच्छा इसमें 2 प्रश्न छूट रहा है ना, देखो यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये PDF लक्ष्य बैच ज्वाइन किए तो आपके पास होगा। देखो ये श्लोक लिखा गया है, ये चारों प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ पे लिखा गया है कि वाराणसी मरणम मंगलम भवति, पुराज अलक्षेन्द्रेण स युद्धम अकरोत, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, और एक यहाँ पे अस्माकम संस्कृति नियम, यानी हमारी संस्कृति का नियम क्या है, तो अस्माकम संस्कृति नियम पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्ति, यानी पहले कर्म करो फिर फल की चिंता करो। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न हो गया, ये 7वें में एक श्लोक लिखा गया है। अब देखो जो ये 9 नंबर प्रश्न होगा ना,
ये 9 नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। 8 के बाद ये 9 नंबर जो प्रश्न होगा, ठीक है, ये देखो आपका निबंध से संबंधित होगा। ये पिछले साल इसको 9 मार्क दिया जाता था, लेकिन इस बार 7 मार्क आपको केवल दिया जाएगा। 4 यहाँ पे टॉपिक रहेगा, उसमें से किसी एक टॉपिक को लेकर अच्छे से आपको निबंध लिखना रहेगा। तो आप निबंध देख लेना, आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये चारों के चारों जो टॉपिक दिए हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2023 में यही आए थे, 2024 में भी यही आएंगे, ठीक। तो इनको आप तैयार कर लेना। अब देखो यहाँ 2 मार्क आपका, देखो यहाँ संस्कृत उत्तर से निकाला गया, 2 मार्क यहाँ से निबंध निकाला गया। इसके जगह पे एक यहाँ नया प्रश्न 2024 में ऐड किया गया है, प्रश्न संख्या 10। वो क्या है? वो है पत्र लेखन। यहाँ अंत में एक पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न होगा, ठीक है, जिसमें 2 पत्र होंगे, 2 टॉपिक पे, एक और अथवा कर एक यहाँ पे, जिन 2 टॉपिक पे होंगे आपके प्रश्न, यानी पत्र लेखन से संबंधित, उनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको पत्र लिखना होगा, ठीक है। तो चलो, ये तो आपका नया पैटर्न के अनुसार भी मैंने बता दिया, और साथ में मैंने आपका ये 2023 का जो ये पेपर सेट था, कौन सा भाई? 801 डीसी। में शुरू में आ जाता हूँ, 1 मिनट। चलो, ये देखो हम लोग का कौन सा ये पेपर सेट था, 801 डीसी। पूरा का पूरा हमने इस पेपर सेट को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो भाई, तो इससे पहले हमने 2 और पेपर सेट सॉल्व किया था, डीए और डीबी वाला, तो उनका जाकर आप सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। और बाकी आप जो हमारी ऐप है, ये अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको फ्री में आपके सातों सेटों का पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है। और अच्छे से इन सब का सॉल्यूशन आप पाना चाहते हो, ठीक है, पीडीएफ साथ, और उसके साथ साथ टेस्ट भी हर एक पेपर सेट का, तो ये हमारा लक्ष्य बैच है, इसी ऐप पे आपको मिल जाएगा, जिसका अभी ऑफर चल रहा है। 299 रुपये का जो प्राइस था इसका, उसको मात्र आप 99 रुपये पेमेंट कर ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 70% इस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।